हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि क्लोज पैकिंग क्या होती है और क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर से कौन कौन से टाइप की यूनिट सेल बनती हैं, जिसमें हमने दो टाइप की यूनिट सेल पढ़ी थी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिस। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग पीछे के लेक्चर में कहीं निकाल चुके हैं। एचसीपी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन आज हम निकालना सीखेंगे। तो देखिए, मैंने एचसीपी यूनिट सेल बनाया हुआ है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन मुझे निकालना है। तो जैसा कि पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली होता है n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहां से हमें बेसिकली निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्योंकि हेक्सागोनल बेस है और अगर मुझे इसका हाइट पता हो तो बेस का एरिया इंटू हाइट करके मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो चलिए अब एक एक करके हम हर चीज निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग n निकालते हैं। n कितना होगा? देखिए, ये जो कॉर्नर एटम है, ये दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन हाउ मेनी यूनिट्स? जस्ट थिंक, इसे इस पॉइंट पे 120 डिग्री के एंगल में बना दूं तो 3 हेक्सागोनल यूनिट सेल एक तरफ यानी एक प्लेन में, ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल और ये जो बनी हुई है जिसकी हम लोग बात करते हैं, 3 यूनिट सेल अगर मैं मान लूं कि एक फ्लोर पे है तो 3 ऊपर वाली फ्लोर पे होगी। मतलब यहां से 3 यूनिट सेल नीचे की तरफ और 3 ऊपर की तरफ शुरू होंगी, तो टोटल 6 यूनिट सेल हर कॉर्नर से शुरू हो सकते हैं और 6 यूनिट से शुरू हो सकते हैं। इसका मतलब कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/6 हुआ एक यूनिट सेल में। टोटल कॉर्नर एटम है कितना? 6 और 6 12, तो 12 इंटू 1/6 प्लस ये जो फेस सेंटर्ड एटम है, दिस विल बी कॉमन टू 2 यूनिट सेल। कोई भी फेस 2 यूनिट सेल में कॉमन होता है, तो टोटल 2 फेस सेंटर्ड है और 2 यूनिट सेल में कॉमन हुआ, यानी हाफ कंट्रीब्यूशन हो गया एक यूनिट सेल में। प्लस ये जो 3 एटम अंदर हैं यूनिट सेल के, दे आर ऑन नेट बेसिस, दे आर कंप्लीटली इनसाइड। लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कि हालांकि ये तीनों स्पेस एग्जैक्टली अंदर नहीं होंगे, लेकिन नेट अगर देखेंगे सारे एटम्स का मिला के तो ये तीनों कंप्लीटली इनसाइड होते हैं। तो 3 ये ले लो, तो टोटल ये हो गया 2 + 1 + 3 दैट इज 6। n का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 6 लिख दिया, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया को मैं लिख सकता हूं, देखिए ये पूरा जो हेक्सागन है उसको मैं 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में बांट सकता हूं। देखिए 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और क्योंकि हर एक का एज लेंथ 2r है। 2r कैसे है? क्योंकि ये जो कॉर्नर वाले एटम है ये कांटेक्ट में होते हैं, ये जो कॉर्नर वाले एटम है कांटेक्ट में है, तो 2r = a। तो हर एक आप समझ सकते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री का है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, तीनों साइड बराबर हो गए हेक्सागन के। तो एक ट्रायंगल का एरिया हुआ √3a/4 इंटू a स्क्वायर, तो √3a/4 इंटू a स्क्वायर, a है 2r होल स्क्वायर इंटू h, इसका 6 गुना कर दिया तो एरिया ऑफ बेस आ गया। अब अगर मुझे हाइट और निकाल लूं मैं तो मेरा काम हो जाएगा। हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां 2 ट्रायंगल उठा रहा हूं, एक तो ABC, ट्रायंगल ABC में मैं बेसिकली ये वाली डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी? ये r है, कैन यू चेक? ABC में ये टोटल डिस्टेंस 2r है, तो अगर मैं खाली हाफ लूंगा तो r रह जाएगी, ये दोनों कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे रहेगा, इस तरह के हैं, इस तरह से ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है। तो ये r है, ये r हो गया। ये एंगल 30 डिग्री का है, तो क्या मैं लिख सकता हूं cos 30 = ये डिस्टेंस मैं x मान लेता हूं, x cos 30 = r डिवाइडेड बाय x। cos 30 होता है √3/2 = r डिवाइडेड बाय x। x यहां से आ गया 2/3
2/√3 r। x की वैल्यू हमने निकाल ली। इसका हाइट निकालने के लिए, जो डिस्टेंस है ये हाइट होगी, इसका हाइट निकालने के लिए मैं ये ट्रायंगल उठाऊंगा PQC। आप समझ सकते हैं क्योंकि ये जो स्फीयर है वो इन तीनों के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये और ये कांटेक्ट में है, और अगर इसके सेंटर और इसकी सेंट्रॉइड को ज्वाइन करा दूं तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये वाला एंगल 90 का होगा। तो इस ट्रायंगल को मैं अलग से उठा लेता हूं, PQC। क्योंकि बच्चों की जो QC डिस्टेंस है ये मैंने निकाला है यहाँ पे, दिस इज द QC डिस्टेंस। QC डिस्टेंस x है जो कि मैं निकाल रखा हूं पहले से, और PC डिस्टेंस आपका 2r है, क्योंकि ये दोनों स्फीयर कांटेक्ट में हैं तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2r के बराबर होगा। ये आपका h/2 है, तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो h/2 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू डाल दो इसमें तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है 2r/√3 का होल स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी 4r स्क्वायर को कॉमन ले लो, 2r हो गया, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2r इंटू स्क्वायर रूट 2/3। ये तो हुआ हाइट का हाफ, तो हाइट हो गया 4r स्क्वायर रूट 2/3। ठीक है, तो अब अगर मैं ये h उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 6 इंटू 6 तो कैंसिल हो गया। दिस इज गोइंग टू बी 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय √3/4 इंटू 2r होल स्क्वायर इंटू h हो गया 4r स्क्वायर रूट 2/3। दिस कम्स आउट टू बी 0.74। That means 74% of the space is occupied by the constituent particles and rest is void space. Can you check? This packing fraction of 0.74 is same as packing fraction of FCC lattice. क्या FCC और HCP दो अलग अलग लैटिस होने के बावजूद भी इनका पैकिंग फ्रैक्शन सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आप याद करिए FCC और HCP का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। दोनों का जो लेयर फॉर्मेशन था, ए लेयर रखा देन बी लेयर रखा देन ए रिपीट हो गया तो HCP बन गया, और अगर सी के बाद ए रिपीट हुआ तो FCC बन गया। यानी दोनों का पैकिंग का पैटर्न, पैकिंग का तरीका सेम है, और यदि दो यूनिट सेल का पैकिंग का तरीका सेम हो तो उनका पैकिंग फ्रैक्शन डेफिनेटली आइडेंटिकल आएगा, राइट। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, and location of voids in closed packed structure, right?